गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्लास 10 और 12th दोनों के छात्रों के लिए उपयोगी होंगे। तो हमारा टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर आप जान रहे हैं पुष्प, जो कि पुष्प से अक्सर क्लास 12th और 10th दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और साथ साथ इससे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिएगा ताकि हम किसी प्रकार का महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आएँ तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है फ्लावर है। फ्लावर क्या है? पुष्प। ठीक है, तो पुष्प जो है पौधे का जनन भाग होते हैं। पुष्प जो है किसी भी फ्लावरिंग पौधे का जनन भाग होते हैं जो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। पुष्प पौधे का जनन भाग हैं जो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। ठीक है, और एक प्रारूपी पुष्प को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब एक साधारण पुष्प को 4 भाग में बांटा गया या 4 भाग होते हैं। तो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। एक पुष्प के 4 भाग है। बाह्य दल पुंज को बोलते हैं अंग्रेजी में कैलिक्स। दूसरी तरफ दूसरा जो है दल पुंज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोरला। तीसरा जो है पुमंग और चौथा जो है जायांग। एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज को जो पुष्प का जो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? सहायक अंग भी बोलते हैं। सहायक अंग। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को पुष्प का क्या कहा जाता है? सहायक अंग आता है। मतलब यह पौधे के जनन के संबंधित जो अंग हैं उनको यह सहायता करता है, हेल्प करते हैं। अब देखिए डायग्राम में समझ लीजिएगा पहले कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि पुष्प के जो डंठल वाले पार्ट होते हैं, पुष्प का डंठ, बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जिसमें डंठल होते हैं, बहुत सारे ऐसे पुष्प जिसमें डंठल नहीं होते हैं। तो जो पुष्प के डंठल वाला भाग होते हैं उसको वृंत बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेडिसेल। ठीक है, तो पुष्प के डंठल वाले भाग को क्या बोलते हैं? पेडिसिलेट या वृंत बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जिसमें डंठल नहीं होता है, तो वैसे पुष्प को बोला जाता है अवृंत पुष्प। मतलब जिस पुष्प में डंठल नहीं हो, जिस पुष्प में डंठल नहीं हो उसको क्या बोला जाता है? अवृंत पुष्प। और जिस पुष्प में डंठल हो तो उसको बोला जाता है सावृंत पुष्प। मतलब जिस पुष्प में डंठल हो उसको क्या बोला जाता है? सावृंत। और पुष्प के डंठल वाला भाग को वृंत कहते हैं। तो कह सकते हैं वृंत 2 प्रकार के होते हैं, अवृंत और सवृंत। तो अवृंत ऐसे पुष्प को कहते हैं जिसमें डंठल नहीं होता है। डंठल कहने मतलब जिसके फूल को तोड़ते हैं तो फूल को जो पकड़ते हैं वही डंठल भाग कहलाता है। और जिस पुष्प में डंठल लगा होता है उसको सावृंत कहते हैं। ठीक है, जनरली आप जानते हैं कुछ पुष्प जो है एकलिंगी होते हैं, कुछ पुष्प जो है द्विलिंगी होते हैं। तो एकलिंगी कहने मतलब होता है कि जब नर और मादा में से कोई एक पुष्प का भाग पाया जाता है उसको एकलिंगी बोलते हैं। और कुछ ऐसे पुष्प हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसको द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे डायग्राम देखें कि एक पुष्प जो बनाए हैं यह जो है द्विलिंगी पुष्प है, क्योंकि एक ही पुष्प में चारों अंग पाए जा रहे हैं, नर अंग और मादा अंग भी है। अब देखिए डंठल के बाद बताया कि पुष्प का वह आधारीय भाग जिसमें पुष्प के सारे पार्ट्स जुड़े थे, जैसे पायदल, पुंज, जायांग, पुमंग सभी देख रहे हैं। तो पुष्प के सारे पार्ट जिससे जुड़े होते हैं उसको बोला जाता है पुष्पासन। पुष्प के सारे पार्ट्स बाय दलपुंज दलपुंज जिस रचना के द्वारा या जिस स्थान से जुड़े होते हैं उसको क्या बोला जाता है? पुष्पासन। ठीक है, अब देखिए पुष्प के सबसे बाहरी रचना, पुष्प के सबसे बाहरी रचना क्या है? यहाँ पे देखिए बता रहे थे कि पुष्प के जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है उसको सहायक अंग बोलते हैं, और पुष्प के जो पुमंग और जायांग है इसको क्या बोलते हैं? आवश्यक अंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवश्यक अंग। क्योंकि पुष्प के जनन भाग यही 2 पार्ट्स होते हैं और ये सहायक होते हैं। ठीक है, तो एक साधारण पुष्प जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए पुष्प के बाहरी रचना जो हमेशा हरा रंग में होते हैं, पुष्प के बाहरी रचना या कह सकते हैं पुष्प का वह पत्ती वाला भाग जो हमेशा हरा रंग के होते हैं उसको क्या बोला जाता है? बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज से ही जब ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं पुष्प, तो उसके भीतरी रचना का निर्माण होता है जिससे बनता है दलपुंज। जैसे ये देख रहे हैं दलपुंज, और दलपुंज हमेशा रंगीन होंगे। अब जो पुष्प जैसा कलर में होगा वैसा उसका
पत्ती क्या होगा, रंगीन होंगे। इसलिए दलपुंज हमेशा क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, यह भी पत्ती का रूपांतरित भाग है जो रंगीन हो जाते हैं और वह दलपुंज में बनता है। मतलब बाह्य दलपुंज ही वृद्धि करके दलपुंज का निर्माण करते हैं। तो दलपुंज और बाह्य दलपुंज क्या हो गए, पुष्प का सहायक अंग हो गए। उसके बाद देखिए पुष्प के जो भीतर हैं एक लंबी तंतु जैसी रचना है जिसको बोलते हैं पुमंग। ठीक है, पुमंग, और पुमंग के भीतर एक लंबी रचना है जिसको बोलते हैं जयांग। ठीक है, पुमंग है जो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको लिख के बता रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। तो पुष्प का जो बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज जो होता है यह पुष्प का बाहरी भाग है जो हमेशा हरा रंग के होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पुष्प जो है फूल का पहला भाग है, जैसे यहाँ बताया बाहरी रचना है जो हमेशा हरा रंग के होते हैं, और हरा जब है तो यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अब देखिए बहुत सारे जब बाह्य दलपुंज बनते कैसे, तो बाह्य दल इसकी इकाई को सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। अब देखिए 1 2 3 तरह का पत्ती बना है या यहाँ, तो एक पत्ती होगी एक सेपल। इस तरह से बहुत सारे सेपल मिलके क्या बनता है, बाह्य दलपुंज होता है। इसलिए बाह्य दलपुंज की इकाई को सेपल कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा जो है दलपुंज, दूसरा क्या है, दलपुंज, जिसको हम लोग कोरला भी कहते हैं। ठीक है, यह जो है बाह्य दलपुंज का रूपांतरित है, बाह्य दलपुंज का रूपांतरित भाग है जो रंगीन होते हैं। इसकी इकाई को पेटल कहते हैं। ठीक है, अब बाह्य दलपुंज क्या हो गया, ये पुष्प के सहायक अंग हो गए। तो दलपुंज क्या होगा, रंगीन भाग हो गया, पुष्प का जो बाह्य दलपुंज से रूपांतरित होकर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बाह्य दलपुंज बनाया और उसके भीतर जो डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, डायग्राम में ये जो है अंदर का रंगीन दिख रहा है, ये दलपुंज है। दलपुंज हमेशा रंगीन होते हैं, जैसा फूल होगा लाल पीला हरा जो भी फूल होंगे जैसा कलर होगा उस तरह से दलपुंज होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रमुख भाग क्या है, पुमंग। पुमंग किसको बोलते हैं, यहाँ जो लंबी तंतु जैसी रचना है इसको बोलते हैं पुमंग। तो आइए पुमंग के बारे में हम बता रहे हैं डिटेल से आपको। ठीक है, तो पुमंग जो होते हैं पुष्प का, फूल का जो तीसरा भाग है उसको क्या बोलेंगे, पुमंग, अंग्रेजी में एंड्रोसियम। तो फूल का जो तीसरा भाग है पुमंग, यह नर जनन भाग होते हैं। यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। मतलब पुष्प का नर जनन भाग कौन सा होता है, पुमंग होते हैं। इसकी इकाई को पुंकेसर या अस्टामेन कहते हैं। इसकी इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर या अस्टामेन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको डायग्राम में बता रहा हूँ, जैसे ही मान लिए एक तंतु जैसी रचना अभी बताए थे उधर है। ठीक है, तो ये ऊपर जो रचना है इस तरह से, ये हो गया आपका पुमंग। ये क्या हो गया, पुमंग। अब पुमंग बनते किसे, एक नीचे ले पतला होता है तंतु, ऊपर लग बोलते हैं इसको परागकोश। ठीक है, ये दोनों मिला के हो गया क्या, पुंकेसर। मतलब पुंकेसर जो मिलके बना है किसे, पुंकेसर। 2 भाग हो गए, परागकोश और तंतु। अब परागकोश क्या होता है, ये देखो तंतु जो है एक पतली धागे नुमा रचना होता है जिसे तंतु कहते हैं। ठीक है, और ऊपर का वो जो फूला हुआ आधारीय भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, परागकोश होते हैं। परागकोश के भीतर क्या बनते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे, पुंकेसर का
ऊपरी भाग परागकोश कहलाता है। ठीक है, परागकोश के भीतर परागकण होते हैं जो नर युग्मक होता है। मतलब पुंकेसर का ये जो परागकोश हुआ ऊपरी भाग, इसके भीतर बनते हैं परागकण, बहुत सारे के दाने दाने रचना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं परागकण। और परागकण क्या हो गए? पुष्प का नर युग्मक होते हैं। परागकण पुष्प का क्या होते हैं? नर युग्मक होता है। ठीक है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि पुमंग जो हो गया, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, जो नर जनन भाग होता है। ठीक है, और पुंकेसर दो भागों में बटे होते हैं, परागकोश और तंतु। ठीक है, तंतु जो है पतले धागे नुमा रचना होता है जो, और तंतु का ऊपरी सिरा जो फूला होता है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश के भीतर परागकण होता है, और परागकण क्या होते हैं? नर युग्मक होता है जो लैंगिक जनन में नर युग्मक का काम करता है। ठीक है, तो अब अगला तीसरा जो पॉइंट है, चौथा जायांग। चौथा कौन सा है? पुष्प का जायांग, जिसको गायनोसियम बोलते हैं। तो यह पुष्प का मादा जनन भाग होते हैं। यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। जो अब मादा जनन भाग, इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, और जिस तरह से पुमंग जो है पुंकेसर दो भाग में बटे थे, उसी तरह से स्त्री केसर भी क्या होते हैं? मतलब जायांग की इकाई क्या हो गया? स्त्री केसर हो गया। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, एक अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। ठीक है, जैसे आपको हम डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए इस तरह से ये नीचे का भाग, इसके भीतर से अंडाशय के भीतर इस तरह से होते हैं, तो इसको बोलते हैं अंडाशय। ये हो गया वर्तिका, ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिकाग्र। एक देखिए, अब स्त्री केसर का जो आधारीय फूला हुआ भाग है वह क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ठीक है, और स्त्री केसर का जो फूला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? अंडाशय। और अंडाशय के बीच ऊपर एक पतली धागे नुमा रचना या पतली नली होती है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्तिका होते हैं। और अंडाशय के ऊपर थोड़ा फूला हुआ भाग होता है, जिसको बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि अंडाशय के भीतर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। अंडाशय के भीतर क्या होते हैं? बीजांड। और बीजांड जो है एक खास स्थान पर जुड़े होते हैं, एक रचना के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो बीजांड जो है अंडाशय से खास रचना के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में गया कि फूल का जो भाग था, इस तरह से जो बाह्य दलपुंज आपको समझ में आ गया होगा कि एक साधारण पुष्प में 4 भाग हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग। सभी के बारे में आपको स्पष्ट लिख के भी बताया हूँ। ठीक है, आप इनमें से किसी को नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि देखिए निषेचन कैसे होता है फ्लावर में। ठीक है, आपको बताए कि ये वर्तिकार हो गया, एक मान लीजिए यहाँ पे फ्लावर हो गया, इस तरह से बने रहते हैं, अंडाशय के भीतर अंडाणु होते हैं। और ये मान लीजिए पुंकेसर है, पुंकेसर से भीतर क्या है? परागकण है। अब यह परागकण यहाँ से निकल के क्या यहाँ पे आते हैं? वर्तिकाग्र पे आते हैं। वर्तिकाग्र पर यहाँ पे जैसे ही परागकण पहुँचते हैं, तो परागकण जो है इस पे यहाँ पे वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं, पानी जैसा पदार्थ होता है, उसको परागकण क्या करते हैं? सोख लेते हैं। जब परागकण उसको सोख लेते हैं, खींच लेते हैं, तो परागकण क्या होते हैं? अंकुरित हो जाता है। और अंकुरित हो जाता है, इससे एक नली निकलता है, उस नली को बोलते हैं पराग नली। मतलब परागकण क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं, और उससे एक नली निकलता है। वह नली कहाँ निकल के? अंडाशय के भीतर जो अंडाणु हैं या बीजांड है, उससे वह जुड़ जाते हैं।
ठीक है। जब जुड़ जाते हैं तो इसी परागनली के थ्रू से, परागनली के होते परागकण क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इस तरह से परागकण इससे प्रवेश करते गए, प्रवेश कर गए, और इसके भीतर जो अंडाणु है उससे जाके जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयोजन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ से परागकण निकल के यहाँ पे आया और धीरे धीरे इसके युग्मक से मिल गया, तो इसको क्या कहेंगे, जब मिल जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, परागकण क्रिया को निषेचन बोलते हैं। और निषेचन के बाद, निषेचन के उपरांत युग्मनज जिसको जायगोट भी बोलते हैं, जायगोट बनता है। युग्मनज के निषेचन के उपरांत क्या बनते हैं, जायगोट बनता है, और फिर यह जायगोट वृद्धि करके क्या बन जाएगा, भ्रूण बनता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, अब जब भ्रूण बन जाते हैं तो फ्लावर के सारे पार्ट्स, जब निषेचन जब क्रिया हो जाएंगे, फ्लावर के सारे पार्ट्स क्या होंगे, काइलिक्स, बाह्य दलपुंज सभी झड़ जाते हैं, टूट जाता है, टूट के गिर जाते हैं। ठीक है। और यह निषेचन होने के उपरांत क्या बनते हैं, जो अंडाशय का भाग है, ठीक है, तो अंडाशय से क्या बनते हैं, अंडाशय से फल बनता है, और इसके भीतर बताए बीजांड होते हैं, तो बीजांड से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। तो ये आपका निषेचन प्रक्रिया था फ्लावर में। कंप्लीट रूप से आपको इस क्वेश्चंस को, क्योंकि अक्सर बोर्ड एग्जाम में और इंटर के बोर्ड एग्जाम में भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, आप इतना यदि लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता है, हर एग्जाम में यह आता है। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।